लॉकडाउन 4 का आज दूसरा दिन है। केंद्र सरकार लगातार मजदूरों की मदद के लिए कदम उठा रही है। आज रेलवे ने ऐलान कर दिया है कि रोजाना 200 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। जल्द ही इन ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। रेलवे ने 19 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए करीब 21 लाख मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाया है। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वह प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें और इसकी लिस्ट रेलवे को दें। श्रमिक ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके बाद खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। इन आरोप प्रत्यारोप के बाद केंद्र सरकार ने खुद संज्ञान लेते हुए गरीब मजदूरों के लिए कदम उठाया और अधिक ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। कोरोना महासंकट में इसे सच्ची राष्ट्रभक्ति कहते हैं। इस कोरोना संकट में मजदूरों पर हादसों की मार लगातार पड़ रही है। अब कानपुर में मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक पलटने से हादसा हुआ। हादसे के बाद चीख पुकार मचने लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। इस हादसे में 8 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि ट्रक में 40 प्रवासी मजदूर सवार थे। ट्रक हरियाणा से पश्चिम बंगाल जा रहा था। कानपुर की बिल्होर कोतवाली के नाना माऊ में यह हादसा हुआ। गौरतलब है कि मजदूरों के साथ हादसे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई है। प्रियंका गांधी ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें देने की बात की, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि इनमें बस के नाम पर स्कूटर, ऑटो, एम्बुलेंस समेत दूसरी गाड़ियां हैं। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। प्रियंका गांधी के एक और करीबी पर धारा 420 का मामला लगा है। बसों की फर्जी सूची दे दें और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को और खासतौर से श्रमिकों को गुमराह करने का काम करें, उचित नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मजदूर परेशान हैं। वो किसी भी तरह अपने गांव, अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे वक्त में उनकी भावनाओं के साथ खेलना कितना सही है। औरैया सड़क हादसे के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी। क्या आईएएस अधिकारी की पत्नी होना गुनाह है? पद्मश्री मालिनी अवस्थी को कौन नहीं जानता। पूरा हिंदुस्तान उनकी गायिका का लोहा मानता है। जिस महिला ने अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर लोगों के दिलों में जगह बनाई, उसका अपमान करना कैसे एक हिंदुस्तानी सहन कर सकता है? जी हां, कांग्रेस आईटी सेल के गौरव पांधी ने अपमान किया है। आइए कांग्रेस नेता गौरव पांधी की ट्वीट दिखाते हैं। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी गरीब प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बीजेपी के शाखा बॉय की तरह काम कर रहे हैं। कहीं वो ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी ने यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शो करती हैं और बीजेपी से करोड़ों कमाती हैं। उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,139 पहुंच गई है। अब तक 3,163 लोगों की मौत हुई है। वहीं इलाज से 39,174 लोग ठीक हो गए हैं। भारत में एक दिन में कोरोना के 4,970 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 134 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बुरा हाल है। महाराष्ट्र में एक दिन में 2100 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 37,158 हो गई। मायानगरी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 22,563 पहुंच गई है। धारावी में अब तक 1,353 संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 500 नए केस मिले हैं। इसी के साथ यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 10,554 पहुंच गई है। उधर गुजरात में मरीजों की संख्या 12,000 के पार चली गई। अब तक यहां 719 लोग की जान चली गई है। तस्वीरें इंदौर के रावजी बाजार की हैं, जहां लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस की टीम पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। दर्जनों लोगों की भीड़ है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग से कोई लेना देना है और ना लॉकडाउन के नियमों का कोई असर है। दरअसल पूरा मामला है लॉकडाउन के उल्लंघन का। इंदौर के रावजी बाजार में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई से लॉकडाउन के खलनायक आग बबूला हो उठे। फिर क्या था, दर्जनों लोग सड़क पर आ गए और पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।
चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश का इंदौर वो शहर है जो राज्य का सबसे प्रभावित इलाका है। मध्य प्रदेश में करीब 5,500 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, वहीं 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले इंदौर में 2,600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की खबरों के बीच एक सुकून देने वाली और मानवता भरी तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर है यूपी के हापुड़ की, जहां एक बच्चे के जन्मदिन पर पुलिस अंकल फरिश्ता बनकर आए और साथ में बच्चे के लिए एक केक भी लाए। दरअसल एक प्रवासी मजदूर के बेटे का 12वां जन्मदिन था और उनका बेटा पिता से केक की जिद कर रहा था। पिता ने अपनी ये परेशानी पुलिस से साझा की, जिसके बाद एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ केक लेकर पहुंचे और बच्चे के हाथों से केक कटवाया। दिल्ली से आजमगढ़ जा रहे मजदूर देवी दीन को कैंप में रोका गया था, जिसके बाद बच्चे का जन्मदिन मनाने में परिवार बेबस था, मगर उनकी इस तकलीफ को पुलिस ने दूर कर दिया, जिसके बाद परिवार ने भी पुलिस को दिल से धन्यवाद दिया। जश्न की तस्वीरें हैं लुधियाना की, जहां पर जोधेवाला थाना के प्रभारी अर्शप्रीत कौर ग्रेवाल ने कोरोना को मात देकर फिर से थाना का इंचार्ज संभाल लिया है। इसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। उनके साथ ही पुलिसकर्मी जमकर डांस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एसएचओ अर्शप्रीत कौर को कोरोना हो गया था। लगभग 20 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्होंने जानलेवा कोरोना को शिकस्त दी। एसएचओ के इसी जज्बे को उनके साथी सलाम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए अब भारतीय वायुसेना ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। विदेश से 3 विमान खरीद सौदे को रोक दिया गया है। एयरफोर्स ने विदेशी विमान खरीद के 8,000 करोड़ रुपए के 3 बड़े खरीद सौदे से हाथ खींच लिए हैं। वायुसेना की स्विट्जरलैंड से 38 पायलट्स बुनियादी ट्रेनिंग विमान, ब्रिटेन से 20 अतिरिक्त हॉक विमान खरीदने और अमेरिकी इंजन के साथ 80 जगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की योजना थी। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की मदद से लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कही थी। अब वायुसेना के फैसले के पीछे स्वदेशीकरण पर जोर दिया जाना माना जा रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल अमेरिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना को सीधे सीधे चीनी वायरस बता चुके हैं। वो WHO को चीन की कठपुतली बताते हैं और साफ कर दिया है कि 30 दिन में सही कदम नहीं उठाए तो एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। कोरोना वायरस आखिर कैसे और किस तरह से इंसानों तक पहुंचा, WHO ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए और उसकी भूमिका क्या रही, ये चीन के चमगादड़ों से फैला या वुहान की मार्केट से या चीन की प्रयोगशाला से, दुनिया ऐसे ही सवालों के जवाब मांग रही है। चीन ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों के दाग धोने के लिए कुछ नए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लोगों से खचाखच भरा बाजार, न मास्क लगाने की फिक्र और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तस्वीरें पाकिस्तान के फैसलाबाद की हैं, जहां पर ईद की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजार में पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। देखिए बाजार में कैसे लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। पाकिस्तान में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के घर तक पहुंच गया है। पीएम आवास के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पाकिस्तान में कोरोना केस 44,000 के करीब चले गए हैं। 929 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट भी कम हो रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान कोरोना को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। कोरोना संकट के बीच टिड्डियों का आतंक भी जारी है। पाकिस्तान की टिड्डियां का झुंड राजस्थान, गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंच गया है। टिड्डियों के झुंड को काफी खतरनाक बताया जा रहा है। शाहजहांपुर पहुंचा टिड्डियों का दल रास्ते की सभी फसलों को चट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये एक टिड्डी का दल आया हुआ है। ये फसलों को बहुत ही भयंकर
और जो भी वनस्पति है उसको एकदम से चट कर देती है। बहुत ही नुकसानदायक टिड्डी का दल आया हुआ है। टिड्डियों के आने से पहले ही शाजापुर का प्रशासन अलर्ट पर था। हॉट मैदान पर इस झुंड को भगाने के लिए फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार भी की गई, जिससे कुछ मात्रा में तो इन्हें भगाने में प्रशासन ने कामयाबी हासिल की, लेकिन टिड्डियों का दल भागने को तैयार नहीं है, उड़कर वापस उसी जगह बैठ रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार टिड्डियों को शाजापुर में देखा गया है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत घर कर गई है। एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं अब देश पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो है चक्रवाती तूफान का खतरा। महाचक्रवात अम्पन के पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश हो सकती है। यही वजह है कि अभी से प्रशासन ने तैयारी कर ली है। तटीय इलाकों से लोगों को हटा लिया गया है। वहां भी करीब 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके अलावा अधिकतर इलाकों में बारिश भी हो सकती है। उम्मीद और दुआ कीजिए कि इस महा तबाही वाली चक्रवाती तूफान की रफ्तार धीमी हो जाए, तभी इन राज्यों के लोग सुरक्षित रह पाएंगे। घाटी से आतंकियों का काम तमाम करने का सिलसिला जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी रुस्तम अली को गिरफ्तार कर लिया है। रुस्तम रियाज नाइकू का करीबी सहयोगी था और कई आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था। आरएसएस कार्यकर्ता चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ की हत्या में दर एनआई की चार्जशीट में उसका नाम भी शामिल था। रुस्तम को किश्तवाड़ जिले में स्थानीय युवाओं की भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गिरफ्तार करने के बाद रुस्तम को नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को सौंप दिया गया है। इससे पहले भी मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर जुनेद सहराई और तारिक शेख शामिल था। पाकिस्तान की रोटियों पर पलने वाले अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा है जुनेद सहराई। यूपी के संभल से डबल मर्डर की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एसपी नेता और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए महज 11 घंटे में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाथ में बंदूक लिए खुलेआम फायरिंग कर रहे इन 2 लोगों में से एक प्रधान का पति है। इन्होंने मनरेगा सड़क बनाने को लेकर एसपी नेता छोटे लाल दिवाकर और उनके बेटे को सरेआम गोली मार दी। बहजोई थाना क्षेत्र के समसुई गांव में एक मनरेगा की सड़क बन रही थी, जिसको लेकर के पूर्व प्रधानपति और सविंदर नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ। यहां पे फायरिंग हुई, जिसमें 2 व्यक्ति की गोली लगी है, मौके पे मृत्यु हुई है। हत्या की तस्वीरें कुछ ही देर में वायरल हो गईं और हर तरफ आरोपियों को पकड़ने की मांग उठने लगी, जिसके बाद पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और हाथ में बंदूक लिए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।